आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, यह भयानक घटना मुंबई में हुई थी। यह एक ऐसा केस है जिसे स्टडी करते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, एक लड़की जिससे प्यार करती है, शादी भी उसी से करना चाहती है, लेकिन अगर इंसान को पहचानने में गलती हो जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, जानेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में मुंबई से अहमदाबाद को जाने वाले हाईवे पर पालघर नाम का शहर है और इस पालघर के मनोर नाम के इलाके में 3 फरवरी 2022 की शाम को वागोबा के रहने वाले एक आदमी ने हाईवे के पास से बहने वाले नाले में एक लाश को फंसा हुआ देखा। वह लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। उस आदमी ने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके इस बात की जानकारी दे दी और यह बात पालघर पुलिस तक पहुंच गई, क्योंकि वह इलाका पालघर पुलिस के अंडर आता था। और अगले ही कुछ ही मिनटों में पुलिस अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गई और उस लाश को नाले से निकालकर पुलिस ने देखा कि उस लाश पर चाकू से कई सारे वार किए गए थे और चेहरा भी इतनी बुरी तरह से खराब किया गया था जिसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। और चेहरे के साथ साथ शरीर का एक बड़ा हिस्सा मछलियां और दूसरे जीव खा चुके थे। उस लाश के कपड़ों से लग रहा था कि मरने वाली कोई नौजवान लड़की है, लेकिन जिस तरह से वह लाश बहुत ज़्यादा खराब हालत में थी, उससे यही लग रहा था कि यह लाश पानी में पिछले कई दिनों से पड़ी हुई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी क्राइम सीन पर बुला लिया। फॉरेंसिक टीम ने उस लाश के फोटोज और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आसपास के इलाकों में पूछताछ भी की, लेकिन मरने वाली लड़की को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। हाईवे के पास वाले इलाके में रहने वाले लोगों को बुलाकर भी पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ यह भी पता लगाया गया कि आसपास के इलाके से इस उम्र की कोई लड़की गायब तो नहीं हुई है, लेकिन पालघर में ऐसी कोई भी लड़की उन दिनों में गायब नहीं हुई थी और ना ही आसपास के इलाकों में ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। जिस जगह पर वह लाश मिली थी वह इलाका नेशनल हाईवे का था और इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि लड़की कहीं बाहर की होंगी और उसकी लाश को वहां लाकर फेंक दिया गया होगा। पुलिस ने अब एक स्पेशल यूनिट तैयार की जो सिर्फ इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। उन सभी ने तुरंत ही पालघर के आसपास सभी पुलिस स्टेशन में इस लाश के बारे में बताते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा कि जिससे यह केस सॉल्व होने वाला था। उन्हें पता चला कि लाश मिलने के करीब 10 दिन पहले मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराई गई है। 28 साल की उस लड़की का नाम था कैरोल मिस्टिका। कैरोल एक क्रिश्चियन समाज की लड़की थी। कैरोल 24 फरवरी 2022 को अपने घर से अचानक गायब हुई थी। सेंटा क्रूज पुलिस तुरंत ही कैरोल मिस्टिका के घर पहुंच गई। उस घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ कैथरीन थी और उस दिन वहां पर कुछ रिश्तेदार भी आए थे। सेंटा क्रूज पुलिस ने कैरोल की मां कैथरीन को पालघर पुलिस से मिली लाश की जानकारी दी और पुलिस उन्हें लेकर सीधा पालघर पहुंच गई। वहां से उन्हें जेजे हॉस्पिटल की मर्जरी में रखी हुई लाश को दिखाया गया जो उन्हें नाले से मिली थी। उस लाश की हालत इतनी खराब थी कि परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन कैथरीन ने उस लाश की कमर पर बने टैटू को पहचान लिया, क्योंकि 4 साल पहले जब कैरोल ने यह टैटू बनाया था तब उसे 2-3 दिनों तक बहुत दर्द हुआ था और फाइनली पता चल गया कि वह लाश उनकी बेटी कैरोल की ही है। लाश की पहचान होते ही पुलिस को लगा कि अब जल्द ही इस केस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि पुलिस को अब इस केस में डायरेक्शन मिल चुका था। पुलिस ने अब कैरोल की मां कैथरीन से पूछताछ शुरू की। कैथरीन ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी पिछले 5 सालों से मुंबई के ही रहने वाले 27 साल के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उस लड़के का नाम था जीको मिस्टिका। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की हत्या जीको ने
ही की होंगी, क्योंकि यह दोनों रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी पिछले कुछ महीनों से इन दोनों में झगड़े चल रहे थे। कैथरीन ने पुलिस को यह भी बताया कि 24 जनवरी को कैरोल स्कूटी लेकर घर से निकली थी और उसने कहा था कि वह डॉक्टर के पास अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने जा रही है, लेकिन इसके बाद कैरोल कभी भी वापस घर नहीं लौटी। कैथरीन ने बताया कि फिर उसी रात करीब 8 बजे कैरोल ने फ़ोन करके बताया था कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि वह अपने किसी दोस्त के साथ है। लेकिन कैरोल सुबह तक भी अपने घर नहीं लौटी और कई बार कैथरीन ने उसे कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में थक हार के कैथरीन सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। कैरोल के लापता होने की बात सुनकर आसपास रहने वाले उनके कुछ रिश्तेदार भी उनके घर आ गए और पास में ही रहने वाली कैरोल की कजिन सिस्टर सरिता और मेलोरीना भी उनके घर आ गई। कैरोल अपनी हर बात अपनी इन दोनों बहनों से शेयर करती थी। उन्होंने भी कैथरीन को कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बात का सभी को पता था कि कैरोल और जीको रिलेशनशिप में है। इसलिए कैरोल के घर वालों को यह शक हुआ था कि कहीं यह दोनों भाग तो नहीं गए हैं, और इस वजह से कैथरीन ने रिश्तेदारों के साथ कैरोल के रूम की तलाशी करनी शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कमरे में कैरोल के सारे कपड़े और सारा सामान एकदम ठीक ठाक रखा हुआ था। इससे यह साफ हो गया था कि वह दोनों कहीं भागे नहीं है। लेकिन कमरे की तलाशी लेते हुए अचानक कैथरीन को एक डायरी में रखा हुआ 2 पेज का एक लेटर मिला। वह लेटर शायद 2 दिन पहले कैरोल ने जीको को लिखा था, लेकिन उसने शायद अभी वह उसे दिया नहीं था। लेटर पढ़ते ही कैथरीन और रिश्तेदारों के सामने कई बातें क्लियर हो गई और अब परिवार के लोग समझ गए थे कि होना हो कैरोल के लापता होने में जीको का ही हाथ होगा। कैथरीन ने वह लेटर पुलिस को दे दिया। इस लेटर में कैरोल ने जीको को चैटिंग के बारे में लिखा था। पुलिस ने तुरंत ही एक टीम को भेजकर विले पार्ले में रहने वाले जीको मिस्टिका को पूछताछ के लिए बुला लिया, लेकिन जीको से पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे उस पर शक किया जा सके, और उसके बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब सांता क्रूज पुलिस को पालघर पुलिस से यह पता चला कि पालघर में एक लड़की की लाश मिली है, तब वह कैथरीन को लेकर वहां चले गए और उस लाश को पहचान लिया। पालघर पुलिस को पता चल चुका था कि सांता क्रूज पुलिस ने जीको को पूछताछ करके उसे पहले से ही छोड़ दिया है। इसलिए पालघर पुलिस ने जीको को पकड़ने से पहले थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले अहमदाबाद हाईवे पर क्राइम सीन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन वहां से आधा किलोमीटर दूर कैरोल के घर जाने वाले रास्ते पर मार्केट एरिया शुरू होता है, तो पालघर पुलिस ने वहां के मेन रोड पर लगे 1 किलोमीटर तक सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। बहुत सर्च करने के बाद आखिरकार उन्हें ऐसा फुटेज मिला जो उनके काम आने वाला था। एक सीसीटीवी में कैरोल जीको के साथ क्राइम सीन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। जब घर वालों को यह फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने कैरोल के साथ स्कूटी पर साथ में दिख रहे लड़के को पहचान लिया। वह जीको ही था, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस फुटेज में बुलेट पर एक और लड़का उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था, जैसे वह उन दोनों को फॉलो कर रहा हो। जीको को पकड़ने से पहले पुलिस ने कैरोल और उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक की। तब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि इन दोनों में उस दिन कई बार बात हुई थी और 24 जनवरी की शाम, यानी जिस दिन कैरोल अपने घर से लापता हुई थी, उस दिन जीको के फ़ोन की लोकेशन और कैरोल के फ़ोन की लोकेशन सेम ही थी। फाइनली इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद पुलिस ने जीको को पकड़ने का फैसला किया और तुरंत ही उसे घर से उठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस की ओर से जीको से पूछताछ की जाती है और उसे वह फुटेज भी दिखाई जाती है जिसमें वह कैरोल के साथ मार्केट के रोड से जा रहा था। पहले तो जीको इधर उधर की बातें करके पुलिस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के सामने वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और फाइनली वह कबूल कर लेता है कि कैरोल की हत्या उसने ही की है। कैरोल मिस्टिका की हत्या की जो कहानी सामने आती है
उसे सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीको ने पुलिस को बताया कि दरअसल वह कैरोल से पीछा छुड़वाना चाहता था, इसलिए उसने कैरोल की हत्या का प्लान बनाया था। विले पार्ले में रहने वाला जीको मिस्टिका और कैरोल 2017 से रिलेशनशिप में थे। कैरोल के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। 2017 में कैरोल की मुलाकात जीको से एक फंक्शन में हुई थी और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ही क्रिश्चियन थे तो किसी को भी इन दोनों के प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ ही महीनों में कैरोल जीको के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी। कैरोल ने अपने घर वालों से भी जीको को मिलवाया था और यह भी बताया था कि वह दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। जीको पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसकी नौकरी चली गई थी, इसलिए अब वो अपने पिता को उनके कैटरिंग के बिजनेस में मदद करता था। एक दूसरे के साथ इतने साल रहने के बाद कैरोल ने जीको पर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन जीको ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने इस शादी से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जीको के घर वाले उसकी शादी एक अमीर परिवार की लड़की से करना चाहते थे और कैरोल एक विधवा माँ की साधारण लड़की थी। घर वालों के शादी का विरोध करने के बाद जीको ने भी अब धीरे धीरे कैरोल को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इस दौरान जीको की दोस्ती एक बड़े परिवार की लड़की से हो गई थी और जीको ने उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया था। इधर कैरोल भी जीको के बदलते हुए बिहेवियर से परेशान हो गई थी, क्योंकि जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करती तो वह काम का बहाना बनाकर बात को टाल देता था। पिछले एक साल से ही इसी बात को लेकर कैरोल उदास रहने लगी थी। क्रिसमस पर हर बार वह अपने बहन के साथ शॉपिंग किया करती थी, लेकिन इस बार उसने कोई भी शॉपिंग नहीं की थी और ना ही वह क्रिसमस के लिए एक्साइटेड थी। और कुछ दिनों से कैरोल ने घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया था। बाद में कैरोल को यह भी बात पता चल गई कि जीको किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है और अब तो वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। कैरोल अपने प्यार को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहती थी, इसलिए एक दिन उसने जीको को धमकी दे दी कि अगर तुम किसी दूसरी लड़की से शादी करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि जीको ने मेरी इज्जत के साथ खेला है। जब कैरोल की तरफ से लगातार इस प्रकार का दबाव बनने लगा तब जीको परेशान हो गया था और ना चाहते हुए भी जीको को कैरोल के साथ मुलाकात करनी पड़ती थी। जब उसके पास अच्छी जॉब थी तब वह कैरोल पर बहुत सारे पैसे खर्च करता था, लेकिन इन दिनों बेरोजगार होने के कारण उसकी जेब खाली रहने लगी थी। जबकि कैरोल बहुत फैशनेबल थी, उसे बाहर जाकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना और खाना पसंद था। जीको की ज़िंदगी में अब कैरोल की कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसने कई बार कैरोल को अपनी बेरोजगारी और मजबूरी भी बताई, लेकिन कैरोल समझने के लिए तैयार नहीं थी। कैरोल की बार बार बढ़ने वाली डिमांड से जीको अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और तंग आकर उसने कैरोल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जीको ने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया और उससे बातें चीतें करने शुरू कर दी। फिर उसने कैरोल से कहा कि अगले दिन यानी 24 तारीख को वह उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है। कैरोल अपने टूटते हुए रिश्ते को दोबारा से जुड़ता हुआ देख बहुत खुश थी, इसलिए उसने जीको के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए हाँ कर दी। और फिर 24 फरवरी 2022 को कैरोल अपनी स्कूटी और लैपटॉप वाला बैग लेकर घर से निकल गई। अपनी माँ को उसने जाते जाते यह बताया कि वो मालाड में किसी डॉक्टर के पास मेडिकल टेस्ट के लिए जा रही है और बाद में वह अपने दोस्त के साथ घूमने जाएंगी। और यह बताकर कैरोल जीको के साथ चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जीको का एक दोस्त जिसका नाम देवेंद्र था वह उनकी स्कूटी का पीछा कर रहा था। कैरोल देवेंद्र को भी जानती थी, वह जीको का बेस्ट फ्रेंड था और देवेंद्र जीको के पिता के बिजनेस पार्टनर भी थे। कैरोल ने उस दिन 2 बार अपनी माँ को कॉल भी किया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह किसके साथ है और घर कब लौटेंगी। इस दौरान जीको ने उसे
कई जगह पर घुमाया और फिर लॉन्ग ड्राइव के बहाने उसकी स्कूटी खुद ड्राइव करने लगा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे से होते हुए वह लोग पालघर की तरफ निकल गए। कैरोल के पूछने पर उसने बताया कि वह आज उसे एक बहुत खूबसूरत जगह पर लेकर जा रहा है और यह उसके लाइफ का सबसे प्रेशियस मोमेंट होगा। कैरोल को मन ही मन में लग रहा था कि शायद जीको उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और इस बात से वह अंदर से बहुत खुश और एक्साइटेड थी। लेकिन आगे उसके साथ जो होने वाला था उस बात का उसे अंदाज़ा भी नहीं था। इस बीच रात होने वाली थी तो कैरोल ने अपनी माँ को फ़ोन कर बताया कि वह अपने किसी दोस्त के साथ है, इसलिए उसे घर आने में देर हो जाएगी। इधर पालघर में वाघोबा के पास हाईवे पर एक नाले के किनारे खड़े होकर कैरोल और जीको बात करने लगते हैं। कैरोल को लगा था कि शायद जीको उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जीको वहाँ कुछ और ही सोचकर आया था। बाद में इन दोनों के बीच शादी को लेकर एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। जीको पहले से ही डिसाइड करके आया था कि आज उसे कैरोल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। रात के उस अंधेरे में ही जीको ने कैरोल का गला दबाना शुरू कर दिया। कैरोल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीको ने बड़ी ही बेरहमी से उसका गला पकड़ कर रखा था और जोर से दबा रहा था। थोड़ी ही देर में सांस न ले पाने के कारण कैरोल की मौत हो गई। जीको का दोस्त देवेंद्र आने जाने वाले लोगों पर ध्यान रखने का काम कर रहा था। देवेंद्र अपने साथ कैटरिंग में इस्तेमाल करने वाला चाकू भी लेकर आया था। उसे शक था कि कैरोल अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने चाकू निकाल कर कैरोल के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। वो वार इतने ताकतवर थे कि चाकू का हैंडल टूट गया था, यानी चाकू का ब्लेड का हिस्सा कैरोल के शरीर में ही अटक गया था और खाली हैंडल को देवेंद्र ने वहीं जंगल में फेंक दिया। जब जीको को यकीन हो गया कि कैरोल की मौत हो चुकी है तो उसने पास में ही पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और कैरोल के चेहरे पर मार दिया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके, और लाश को नाले में फेंक कर वह लोग वहां से चले गए। जीको के इस बयान के बाद पुलिस ने देवेंद्र को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश करके 10 फरवरी 2022 तक पुलिस रिमांड में ले लिया। पुलिस ने रिमांड के दौरान कैरोल की स्कूटी, उसका लैपटॉप, फ़ोन, यह सब चीज़ें पुलिस ने सीज कर ली। पालघर पुलिस ने कैथरीन का डीएनए सैंपल भी ले लिया और वह सैंपल कैरोल की लाश से 100% मैच हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने सारे केस को अच्छे से फाइल किया और बाद में उन दोनों को जेल भेज दिया। यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही इस केस का आखिरी फैसला आएगा तो मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगा। आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटना लेकर हम आपके लिए हमेशा आते रहेंगे।